सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अभी नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग जो इसका नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सैलिएंट फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे और हम नेचर को डिस्कस करेंगे। तो जब नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका फेडरल स्ट्रक्चर और एक इसका यूनाइटरी स्ट्रक्चर। एक तो ये तरीका है कि पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनाइटरी है, और एक ये है कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में तो मैंने जब सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने बता दिया था कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों तरीके से कैसे माना जाता है। यानी हम भारतीय संविधान को कठोर क्यों मानते हैं, हम भारतीय संविधान को लचीला क्यों मानते हैं, फ्लेक्सिबल क्यों मानते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार मैं यहीं से अपनी लेक्चर की शुरुआत कर लेता हूं। जब हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी की बात आती है तो इसको फ्लेक्सिबल इसलिए माना जाता है बिकॉज वी कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी प्रकार का संशोधन भारतीय संविधान में किया जा सकता है। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बता दिया गया था कि जो इसका आधारभूत ढांचा है उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जो है संविधान का कोई भी भवन संशोधित किया जा सकता है। और इसको रिजिड इसलिए बोला गया है क्योंकि जो संशोधन करने की प्रणाली है, संशोधन करने का जो तरीका है, जैसा कि आर्टिकल 368 में बताया गया है, उसमें कुछ उपबंध ऐसी हैं जिसमें कि संशोधन करने के लिए संसद के बहुमत के साथ साथ यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना भी जरूरी है। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का जो डिफरेंस है वो यही है कि रिजिड इसलिए है क्योंकि संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जो संशोधित किए ही नहीं जा सकते, जो कि आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं, और कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनके संशोधन के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इसीलिए इसको रिजिड बोला गया है। और जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया है कि संविधान में संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था है, प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है और इसमें सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से संशोधन कुछ उपबंध किए जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको जो है रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया है ये आप लोगों को पता लग गया। अब इसके बाद इसके फेडरल और यूनाइटरी फॉर्म को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको संघात्मक क्यों कहते हैं और इसको एकात्मक क्यों कहते हैं, फेडरल क्यों माना जाता है और यूनाइटरी क्यों माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे प्रोफेसर वेयर ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। संघात्मक इसको इसलिए माना गया है क्योंकि शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची का अवलोकन करें तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जिक्र किया गया है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को बताया गया है, शक्तियों को विभाजित किया गया है, और वहां पर जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है लॉ क्रिएट कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कंसीडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल, है ना। और अगर हम यूनाइटरी फॉर्म की बात करें तो यूनाइटरी इसको इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं कि जहां सारी की सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जिबिट हो जाती हैं, जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। तो इसलिए इसको यूनाइटरी भी बोला गया है। तो अब इसके हम लोग क्या करेंगे, जो इसके फेडरल फीचर्स हैं उनको अलग क्लासिफाइड कर लेते हैं और जो इसके यूनाइटरी फीचर्स हैं उनको अलग क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। यूनाइटरी एंड फेडरल, यूनाइटरी एंड फेडरल। यूनाइटरी क्यों बोला गया है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति। प्रैक्टिकली जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है स्टेट में, उसका रोल क्या होता है ना। उसका रोल यही होता है, इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के तौर पर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है, यानी कहीं ना कहीं एक अभिकर्ता के तौर पर काम करता है, और जो भी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको नियंत्रित करना, उनके बारे में केंद्र सरकार को सूचना देना, यही उसका मुख्य कर्तव्य होता है। यानी गवर्नर का रोल क्या होता है कि जो स्टेट मशीनरी है उसको कंट्रोल करना या उसको रेगुलेट करना। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नर का एक तरीके से अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं संसद का होता है। इसीलिए वहां पर गवर्नर जो है भले ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करता है,
और स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, ये व्यवस्था जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहीं ना कहीं इसके संघात्मक स्वरूप पर आघात है। जो इसका फेडरल फॉर्म है उस पर एक तरीके का आघात है और यूनाइटरी फॉर्म को डिफाइन करता है। यानी हम संविधान को एकात्मक इसलिए मानते हैं, उसके पीछे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि राज्य स्तर पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की शक्तियों पर एक प्रकार से ये कुठाराघात है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस संघात्मक व्यवस्था की हम बात करते हैं उस पर यह एक कुठाराघात है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आर्टिकल 249 की मैं बात कर रहा हूं। यानी अभी मैंने जैसे बताया कि शक्तियों का विभाजन है, जो संघ सूची के विषय हैं, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों की है। लेकिन जैसा कि शेड्यूल 7 में बता दिया गया, ये मैंने आपको अभी पहले ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन आर्टिकल 249 में ये बताया गया है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पेश कर दे, ये पारित कर दे कि लोकहित में जो है कुछ जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार की हो सकती है, तो फिर कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार की हो जाएगी। यानी लोकहित में 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा ये पारित कर देता है कि ये लोकहित में, ये लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ये बेनिफिशियल है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाए, इन दैट केस अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर दिया जाता है, आफ्टरवर्ड्स फिर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार, केंद्र सरकार की वहां पर हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो संघात्मक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उस पर एक कुठाराघात है, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 249 का सहारा लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार की शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है, विनियमित कर सकती है, और यह कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण को दर्शाता है और संघात्मक व्यवस्था पर कुठाराघात करता है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे आर्टिकल 312 की, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी जो जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब अखिल भारतीय सेवाओं में आप देख लीजिए, जो IAS IPS होते हैं यूपीएससी द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है ना, और इनका जो इनको पोस्ट किया जाता है वो स्टेट में किया जाता है, यानी डीएम जो होगा वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, राज्य स्तर पर जो है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो संघात्मक व्यवस्था है उस पर एक कुठाराघात है। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को, चयनित व्यक्तियों को राज्य सेवा पर या राज्य स्तर पर जो है नियुक्त किया जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं एक संघात्मक व्यवस्था की, उस पर एक कुठाराघात है और एकात्मक व्यवस्था का ये लक्षण है। और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस की, है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में बताए हुए हैं। 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। पहला इमरजेंसी जो है 352 में बताया हुआ है, 352 में बताया हुआ है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ वार और इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, है ना। 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात आती है, राष्ट्रपति शासन, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट, और आर्टिकल 360 में बात आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी के दौरान जो शक्तियां होती हैं वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार में निहित हो जाती हैं। राज्यों की स्वायत्ता जो है वो खतरे में पड़ जाती है, उनकी इंडिपेंडेंस जो है खत्म हो जाती है। तो ये इमरजेंसी के दौरान जो व्यवस्था देश में कायम हो जाती है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं एकात्मक व्यवस्था को दर्शित करती है, और ये कहीं ना कहीं जो संघात्मक व्यवस्था है उस पर एक कुठाराघात है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 3-4 की, तो वहां पर जो नए राज्यों का निर्माण है
राज्यों को डिवाइड करना है, यानी कहने का मतलब है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, राज्यों को डिवाइड करना, उसका जो एक तरीके से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करना, जैसे अब यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात हो रही है। तो ये सभी शक्तियां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है कि वो उसमें इंटरफेयर कर सके। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जो हमारा यूनाइटरी फॉर्म है उसको दर्शित करने की कोशिश करता है, और जो उसका संघात्मक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से कुठाराघात है। तो हम लोग हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनाइटरी है या फेडरल है। तो ये कुछ फीचर, क्योंकि हम लोग इसको क्वाजी फेडरल मानते हैं, बेसिकली इसको फेडरल मानते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हमारा संविधान पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट में चली जाती हैं, तो ये इसके एकात्मक स्वरूप को दर्शित करता है। बाकी की जो संघात्मक स्वरूप है, फेडरल फॉर्म है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, हमने जो शक्तियां हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शक्तियों को डिवाइड किया हुआ है ना। तो ये व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, और संघात्मक व्यवस्था जो है भारतीय संविधान की आत्मा में अंतर्निहित है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में जो भारतीय संविधान है ये एकात्मक हो जाता है, और हमने वो सारी कंडीशंस 1 बाय 1 डिस्कस। तो कंक्लूजन यही है कि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरीके से संघात्मक है और ना ही पूरी तरीके से ये एकात्मक है। तो आप लोगों ने सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया। भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ओर छोर नहीं है, और आप जितना डीप में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, बेरेक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों तक पहुंचाए जाए। बाकी इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे अगर हम देखें, एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑल इंडिया बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बेरेक से पढ़कर ही आप इसमें जो है एक अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, और इसमें मैं जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको मैं 1 बाय 1 आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।